तुम्हें मारने में हमें सुकून मिलेगा, कश्मीर में जाके चलाओ। इस तरह के LMG के ब्रस्ट तो कभी तुम्हें दुश्मन में भी नहीं मारे, वरना कश्मीर आजाद हो गया होता। खुली धमकियां फौज को, तुम्हारे बाप में हिम्मत है कर दो। तुम्हारे बाप में जुर्रत है, लगाओ कौन राज तुम। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आज का प्रोग्राम इंतहाई खतरनाक और इंतहाई हसास है। मैं कोशिश करूंगा कि जरा संभल कर गुफ्तगू करूं, लेकिन जो आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में हुआ है, बहुत खतरनाक तकरीर हुई है। एक हल्का सा जिक्र इसका देखिए। डरो उस दिन से, डरो उस दिन से कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पुरअमन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे। आपने ये सुना, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगाज करूं, आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त कि इस चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिए ताकि हक और सच आपके सामने शुरू हो सके और आपके सामने आ सके। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अपने परवरदिगार के शुक्र से। यह जुल्म बर्बरियत की इंतहा होती है कि जब कभी भी आम शहरियों को कत्ल किया जाए, लेकिन उस आम शहरियों के कत्ल का फिर मकसद क्या होता है और उसके बाद की सूरत हाल क्या होती है, ये इंतहाई अहमियत रखती है। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को शुरू होने वाला एहतजाज जब डी चौक पहुंचता है तो 27 नवंबर और 28 नवंबर की शब जो कुछ भी होता है, अब तक उसकी सही तफसीलात सामने नहीं आ सकी है। लेकिन उसके बाद यह कहा जाने लगा कि तहरीक इंसाफ वाले जो 3 दिन से चल रहे थे वो 3 मिनट में भाग गए। सिंध के एक बड़े अहम वजीर नासिर हुसैन शाह का ये बयान आता है। उसके बाद ये बात आती है और गुज़िश्ता 2 रोज से मुसलसल इस तरह की फुटेजेस बाकायदा तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी की जा रही है, जिसमें लोगों को लहू लुहान दिखाया जा रहा है। पहले तहरीक इंसाफ के दावेदारों ने इस बारे में बात कही कि करीबन 200 से ज्यादा अफराद इसमें हलाक हो चुके हैं, लेकिन अब तहरीक इंसाफ बाकायदा इसे करती है कि 12 अफराद हलाक हुए हैं। इन 12 अफराद के हलाक होने का डेटा दिया जा रहा है, जबकि हुकूमत यह कहती है कि 12 अफराद हलाक नहीं हुए। मामला यह है कि एक जान जाए या 2 जाए, जान जान होती है। और किसमें बार बार कहता हूं, इंसान के खून की हुर्मत यकीनन बहुत ज्यादा होती है। मैंने हर बार कहा कि साजिशें लाख उड़ाती रहे, जुल्मत की निकाब लेकर हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग। अब उसका रद्द अमल आना शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने इस बार बराह रास्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को इस सब चीजों का मोर्द इल्जाम ठहराया है। आज उन्होंने जब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर तकरीर की तो उन्होंने अपना रिवायती अंदाज जरूर रखा, जिसमें वो ये कहते रहे कि तुम्हारे बाप में हिम्मत है तो करो। सुने, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बाप में जुर्रत है, लगाओ कौन राज तुम। लेकिन आज उन्होंने जो कहा जाता था कि वो हमेशा हुकूमत पर तनकीद करते थे, वो पाकिस्तान की मुक़्तदरा कुव्वतों पर उस तरीके से बात नहीं करते थे। ये इल्जाम उन पर आयद किया जाता रहा कि वो हमेशा से डबल गेम करते हैं। आज उन्होंने पाकिस्तान के मुक़्तदरा हलकों और इदारों पर बराह रास्त नाम लिए बगैर जो गुफ्तगू की है, उसने पूरे पाकिस्तान में इस गुफ्तगू की गूंज सुनाई दे रही है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज यहां से किया और उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद करार दिया और उस तारीखी वाक़े की बारे में जिक्र किया कि जो सन 1977 में लाहौर में अनारकली में हुआ। एक वक्त था कि पंजाब के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो की गूंज थी। एक वो वक्त था कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो को, जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज उनके वैसे भी 57 साल मुकम्मल हो चुके, यौम तासीस है, बिल्कुल उसी तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया था। ये पंजाब में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी और जब जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया था, लाहौर के तारीखी अनारकली में गोलियां चली थी, लेकिन उस वक्त माशाल्लाह का दौर था। अली अमीन गंडापुर, और मुझे हैरत है कि आज तहरीक इंसाफ ने जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद का क्या कहा, सुने। हुकूमत ने जिस तरीके से हमेशा अपनी रिवायात को कायम रखते हुए इस दफा फिर 245 लगाकर फौज को बीच में इन्वॉल्व करके ये जो हरकत की है उसकी मजम्मत नहीं करता, बल्कि तारीख बताता हूं इस कौम को इस ऐवान के जरिए। 1977 में भुट्टो साहब
जिसको ये कौम शहीद कहती है, हम भी शहीद कहते हैं, उन्होंने अनारकली के अंदर इसी तरह लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई थी। उसके बाद मॉडल टाउन में नून लीग ने यही हरकत की और आम लोगों पर गोलियां बरसाई और लोगों को शहीद किया। बात यहां तक नहीं रही। अब उन्होंने अपनी गुफ्तगू को जब आगे की तरफ समेटा तो उन्होंने खुली धमकियां दी, और खुली धमकियां ये दी कि ये जो वाकयात रोनुमा हुए हैं गोलियों के, ये सिर्फ डी चौक पर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बराह रास्त ये इल्जाम आयद किया कि ये साउदर्न पंजाब के अंदर भी हुए, ये 26 नंबर चौरंगी के अंदर भी हुए। लेकिन सारी बात यह है कि जब ये सारे वाकयात हो रहे हैं तो इसकी रिपोर्टिंग कहां है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कहते हैं, सुने। कि ये काम शुरू हुआ दाऊद खेल के मकाम पर पंजाब में, जो हमारा साउथ रीजन का काफिला आ रहा था, उसको भी कर के एक नौजवान को गोली मारी गई। ये गोलियां बहुत पहले से शुरू हुई। ये हमें कोई रेड जोन और डी चौक के ड्रामे ना दिखाए, और ये सबूत के साथ ये चीज मौजूद है। इस्लामाबाद टूल प्लाजे के बाद 26 नंबर के ऊपर गोलियां बरसाई गई और हमारे लोगों को जख्मी किया गया, और वहां पे भी हमारे कारकुन शहीद हुए। एक पुरअमन जमात पुरअमन तरीके से अपने उस लीडर के लिए, जो कि जेल में है, बेगुनाह जेल में है, निकलती है और पूरे पाकिस्तान को बंद किया जाता है, और जहां जहां पे इनकी हुकूमत है उन तमाम सूबों में गोलियां बरसाना शुरू कर दिया जाता है। उन्होंने 1977 की धमकी दी है, क्योंकि इस बार भी खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की तरफ आया है, और खैबर पख्तूनख्वा आया है इस वक्त उस मूवमेंट की तरफ के जहां पर इसे वफाक या इस्लामाबाद कहा जाता है। एक बड़ी ही खतरनाक किस्म की ढकी छुपी धमकी नहीं, बल्कि खुली धमकियां दी है। उन्होंने कहा है कि फौज से गोलियां मरवाई गई। ये इल्जाम सुनिए आप, और गौर से सुनिए, बराह रास्त वो इल्जाम आयद करते हैं। क्या कहते हैं, सुने। इतनी बड़ी आवाम, इतनी बड़ी मार्च, फस्तायत के, गोलियों के, रुकावटों के, आंसू गैसों के बावजूद निकली है कि मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज कि आप भी पाकिस्तान की तमाम मार्चेस दिखाएं, उस पे आवाम दिखाएं, वीडियो क्लिप दिखाएं और इसकी देखें। अगर इससे बड़ी मार्च इजाजत के साथ कोई निकाल पाया हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ये है अवाम की ताकत, ये है अवाम की मोहब्बत, ये है अवाम की आवाज, जो इस वक्त महसूस नहीं कर रहे फैसला साहब, और मुल्क को उस तरफ लेके जा रहे हैं, मुल्क को उस तरफ लेके जा रहे हैं जिस तरह मुल्क को एक दफा पहले ले जाया गया और ये पाकिस्तान टूट गया। अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक बात है। और उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है, और इन्होंने कहा है कि ऐसा दिखाए तुम्हें, यानी कि पाकिस्तान की फौज की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा है कि जिन्हें गोलियां मारी गई हैं उन्हें ऐसा दिखाए। जरा सुनिए। अफसोस इस बात का है कि 245 लगाकर इस दफा इन्होंने गोलियां हमें फौज से मरवाई। मैं फौज के उन सिपाहियों को यहां से मुखातिब हूं कि अपने घर में अपने बच्चों को देखना जरूर, और सोचना कि अगर ऐसा काम तुम्हारे बच्चे के साथ हुआ होता तो तुम्हारी बीवी क्या सोचती, उसकी वो मां क्या सोचती, और मारने वाले के बारे में कौन सी बद्दुआ देती, कौन सी आह निकलती उसके दिल से। सोचना जरूर। ऐसे हुक्म को मानकर एक नौकरी के लिए रिस्क अल्लाह के हाथ में है। तुमने जो हरकत की है, तुम्हें इस जहान और उस जहान इंशाल्लाह सुकून नहीं मिलेगा। और मेरी ये दुआ है, बरबरा ये दुआ है मेरी, कि या अल्लाह इन लोगों को ऐसी तकलीफ, ऐसा दुख, ऐसा दर्द दिखा कि तारीख में लोगों को मिसाल मिले कि लोगों ने ऐसा किया था, और इबरत के निशान के तौर पर आपकी तकालीफ और दलालत लोग देखें और वो समझ आए, ताकि दोबारा कोई ऐसा ना करे।
अब यहां से उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी जब सुना दी तो अब नया पहलू शुरू होता है। और जब आपने देखा होगा मुख्तलिफ बयां करने वाले, मुख्तलिफ खुतबे देने वाले और मुख्तलिफ मजालिस पढ़ने वाले अमूमन ये करते हैं कि पहले वो फजीलतें बयान, पहले मसाहिब बयान करते हैं, कुछ पहले फजीलतें बयान करते हैं। इसी तरीके से इन्होंने पहले दुख की कहानी सारी अपनी सुनाई कि हम पर ये जुल्म हुआ है, और उसके बाद उन्होंने अपनी तकरीर का पूरा मौजू धमकियों की तरफ रख दिया और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि गोलियां हम भी चला सकते हैं और गोलियां हम चलाएंगे, असला हमारे पास भी है, हम अपनी जायदादें बेचेंगे और अगली बार हम जब आएंगे तो हम गोलियां बरसाएंगे। जरा गुफ्तगू का इस धमकी को जरा गौर से सुनिए, फिर आगे लेके चलता हूं। डरो उस दिन से, डरो उस दिन से कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पुरअमन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे, असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, पैसा हमारे पास भी है। हम अपने घर जायदाद बेच के फिर ऐसा ना हो कि असला और बारूद के जोर पर निकलें और फिर अपना हक उस तरीके से लें। एक बार फिर उन्होंने धमकी दी और धमकी देने के बाद उन्होंने कहा, और आम तौर पे जो अमीन गंडापुर साहब हैं वो अपनी धमकी में बाप का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में यूं तो अब्बू का लफ्ज बहुत पहले इस्तेमाल हुआ था कि कौन किसका अब्बू है, लेकिन अब बाप का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ साबका दौरे हुकूमत से, यानी खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, कि जब बलोचिस्तान के अंदर बलोचिस्तान अवामी पार्टी बनी और कहा गया कि बाप को बाप ने बनाया। लेकिन खैर अमीन गंडापुर साहब जो है वो तकरीर करते हुए आम तौर पर ये बाप का जिक्र करते हैं और उन्होंने कहा कि धमकी देते हुए कहा कि अगर गवर्नर राज नाफिज किया गया तो तुम्हारे बाप में भी अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। अब वो क्या धमकी दे रहे हैं और किस तरीके से बाप का जिक्र कर रहे हैं, गूंज सुनिए। और ये भी सुन लो, हम कुर्सी वाले नहीं हैं, हम लानत भेजते हैं ऐसी कुर्सियों पर, लानत भेजते हैं कि तुम हमें डरा लोगे कि तुम गवर्नर राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गवर्नर राज, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बाप में जरूरत है, लगाओ गवर्नर राज तुम। अगर खुदा की कसम इस सूबे के अंदर इस मैंडेट के साथ तुमने गवर्नर राज लगाया, इस सूबे में तुम रह गए तो हम अपने बाप से पैदा नहीं हुए होंगे। इस पूरे सूबे की आवाम, क्या हमारा खून सफेद है? क्या हमारा खून सफेद है? दहशतगर्दी का मुकाबला भी हम करें, उसकी भीड़ भी हम चढ़े, मैंडेट भी हमारा चोरी हो, लीडर भी हमारा जेल में, गोलियां भी हम खाएं, पूरा हमारा इंतजार भी हम ना कर सके। अगर ऐसे है फिर ऐसा ना हो कि हम भी नारा लगा दें कि ऐसे है तो फिर ऐसा ही सही है। वाज़े धमकी कि ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। अब इसका मतलब यह है कि यह वापसी का इरादा है, और अगर यह इरादा इसी तरीके से रहा और इसी ताकत के साथ आए तो फिर क्या होगा। मैं इस पूरी गुफ्तगू पर तबसरा करूंगा लेकिन अपने प्रोग्राम के आखिर में, मगर जो उन्होंने कहा है मैं इसलिए सुनवाना चाह रहा हूं कि माहौल किस तरफ जा रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं और इसकी संगीनी क्या होगी। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है या नहीं, जरा सुनते जाइए फिर मैं तबसरा आपसे करूंगा। और फिर कहते हैं बेशरम और बेगैरत के भाग गए। मेरा वर्कर कोई मिलिटेंट है? मेरे लोग क्या मिलिटेंट है? क्या दहशतगर्द है? तुम उन पे गोलियां मारोगे और वो बेचारे खड़े रहेंगे। हाँ, अब जब असला उठा के आएंगे फिर तुम्हें बताएंगे कि भागते हैं कि भगाते हैं। फिर तगड़े हो जाना, फिर तगड़े हो जाना, फिर संभालना अपने इन लोगों को कि भागता कौन है। मत ले जाओ मुल्क को इस तरफ, मत ले जाओ मुल्क को इस तरफ। फिर वो ना तारीखें जब कहती है कि तारीखें अपने आप को दोहराती हैं कि तारीखें अपने आप को दोहराएं, फिर वो इसी तरीके से धमकियां देते हैं कि जनाब रेड जोन तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे बाप का है। अब इन्होंने एक यहां पर बड़ी गहरी बात कही, और वो बड़ी अहम गहरी बात ये कही, और ये कहते हैं कि जनाब हम तो डी चौक नहीं जाना चाहते थे, बल्कि हमें डी चौक साजिश के जरिए ले जाया गया। अब देखिए, ये तहरीक इंसाफ ने पहले भी ये किया था। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ का ये कई लोग ये बयान आप दे चुके हैं कि 9 मई के जो वाकयात हुए उसमें वाज़े तौर पर तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को ये इंस्ट्रक्शन थी कि वो मुजाहिरे करेंगे कोर कमांडर हाउस पर, आर्मी तनसीबात की तरफ।
लेकिन ये जो कोर कमांडर हाउस में हुआ था, इसे हमेशा से तहरीक इंसाफ और खुद इमरान खान ये बात करार देती रही है कि ये हमारे ऊपर जानबूझ के हमारे साथ ये करवाया गया, और वो इस तरह की प्रेडिक्शन करती है कि जनाब हम तो ये नहीं करना चाह रहे थे, हमारे साथ ये करवाया गया, और करवाने के बाद जो है वो हमें इसका इल्जाम दे दिया गया। ये तहरीक इंसाफ दावा करती है। एक बार फिर इन्होंने ये दोहराया, इन्होंने कहा कि दर हकीकत हम डी चौक जाना नहीं चाहते थे, बल्कि हमें ले जाया गया। अच्छा, अब तक का मौकिफ जो सामने आ रहा था वो ये आ रहा था कि बुशरा बेगम साहिबा के हवाले से, खुद इनके हवाले से, कि हम डी चौक जाएंगे, हम डी चौक जाएंगे। अब एकदम नई टर्न आ गया और ये कहा गया कि हमें डी चौक साजिश के जरिए ले जाया गया। जरा सुनिए क्या कहते हैं, जरा बड़े गौर से सुनिए। ये कहते हैं कि जिस तरीके से हमें कोर कमांडर हाउस में कोई रुकावट नहीं हुई थी, इसलिए हमें यहां तक ले जाया गया, और बिल्कुल ये वही कह रहे हैं कि जनाब ये हमने नहीं किया बल्कि ये साजिश है। सुनिए। वही 9 मई, आज तक हम कह रहे हैं इंक्वायरी कराओ, इंक्वायरी नहीं हो रही। वही 9 मई हमारे अंदर बंदे डाल के अब बहाना बनाएंगे कि रेड जोन में घुस गए थे। तो रेड जोन तुम्हारे बाप का है, रेड जोन भी तो हमारा ही है। पुरअमन तरीके से छोड़ दो तो रेड जोन में क्या है? तुम गोलियां मारोगे, अंधी गोलियां मारोगे। रेड जोन की वीडियो दिखाओ। अगर कोई रेड जोन में गलती से गया भी होगा, इमरान खान का हुक्म था कि डी चौक तक है, मैं लिख के देता हूं कि उसके साथ मास्क वाला जरूर होगा, उसके साथ उसको ले जाने वाला। जिस तरह कोर कमांडर हाउस में हमारी लीडरशिप ने कहा मत जाओ, दरवाजे खोलते गए, रास्ते खोलते गए, ले जाते गए, और आखिर में कहा कि हमला हमने किया है। ये टोपी ड्रामे कौम जान चुकी है, ये टोपी ड्रामे कौम जान चुकी है। चलिए, अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर उन साजिशों को खत्म करने की बात कही जो मीडिया में चल रही है, जो मीडिया में बात हो रही है कि जनाब बुशरा बेगम से तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बुशरा बेगम से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब बुशरा बेगम से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो वो बात कर रहे हैं जरा हल्की सी सुन लीजिए। मेरे साथ मेरी पार्टी के लीडर, मेरा चेयरमैन इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम मेरे साथ है। एसैसिनेशन का हमला, कातलाना हमले हुए, कातलाना हमले एक बार नहीं, जगह जगह पर हुए। यहां आता है टर्न। अब जरा संजीदा और बड़ी अहम नोयत का इल्जाम आयद किया जाता है। यह मैं समझता हूं बराह रास्त पाकिस्तान की फौज एस्टैब्लिशमेंट पर उन्होंने हमला किया। इस बार उन्होंने ये मीर जाफर, मीर सादिक, मिस्टर एक्स वगैरह के नाम तो इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने फिरौन का लफ्ज इस्तेमाल किया और एक ऐसी बात कही है कि जो बराह रास्त हिट है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बड़े असले से हमला किया जाता रहा, मुझ पर 3 बार गोलियां बरसाई गई, और फिर उन्होंने कहा अगर यही गोलियां अगर कश्मीर में जाकर बरसाते तो आज कश्मीर फतह हो गया होता। कहां से शुरू हुए? करसूम हॉस्पिटल से स्नाइपर बिठाए हुए हैं, चुन चुन के मार रहे हैं। उससे दिल नहीं भरा, आगे जाके चाइना चौक, वहां पर स्नाइपर, खुले फायर, वहां से दिल नहीं भरा, आगे डी चौक पे एलएमजी। इस तरह के एलएमजी के ब्रस्ट तो कभी तुम्हें दुश्मन में भी नहीं मारे, वरना कश्मीर आजाद हो गया होता। अगर ऐसे ब्रस्ट जो तुमने वहां मारे हैं, ये तुमने वहां मारे होते, कश्मीर आजाद हो गया होता। अगर इस बॉर्डर पे जो हमसे क्लियर नहीं हो रही, अगर तुम वाकई चाहते कि दहशतगर्दी खत्म हो, तो ऐसे ब्रस्ट से तो दहशतगर्दी भी इस बॉर्डर पे खत्म हो जाती। लेकिन ये गोलियों, ये बंदूकों के मुंह निहत्तों के लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं कि जो लोग अपने टैक्स के पैसे से गोलियां खरीद के देते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और वो आप हम पे चलाएं और बार बार चलाएं और हम खामोश रहें। अब आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ सकते हैं तो समझ जाइए, जो कुछ भी है आपके पास ये बराह रास्त हमला है, और पाकिस्तान की फौज एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक, पाकिस्तान की रियासत के मुतालिक उनके जुमले बहुत ज्यादा भारी हैं। बात यहां तक नहीं रुकती, वो इसे साजिश जो करार दे रहे हैं
कि जनाब हम तो जाना नहीं चाह रहे थे, हमें ले जाया गया और हमारे लिए रास्ते खोले गए और फिर हमें फंसवाया गया। बिल्कुल वही कोर कमांडर। इन्होंने यहाँ पर एक ऐसे हवाले की मिसाल दी है जो देते हुए पाकिस्तान में बड़ी ही अजीब सी बात है, और वह है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की। ये कहते हैं कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस भी जानबूझ के खराब की गई, इसी तरीके से हमें भी फंसाया गया ताकि हम जो है वो इसमें आ जाए। वो क्या इल्जाम आयद कर रहे हैं, सुनिए। और तुम अपने आप को इंसान से फिरौन बनाना चाहते हो, तो फिरौन का जो हाल हुआ था वो भी तारीख का हिस्सा है। जनाब स्पीकर, मैं ऑन रिकॉर्ड अभी जब बताऊंगा, अपनी कैबिनेट के थ्रू पास करूंगा, मैं वो चौक बताऊंगा कि जिन चौकों पर इस्लामाबाद के चौकों के ऊपर जिसे कहते हैं सेफ सिटी, उन पे गुजरते हुए मेरे ऊपर खड़े होके ऐसे फायर मारे गए। एक नहीं 3 चौकों पर मारे गए, डी चौक के बाद बरगला रोड के ऊपर। लेकिन मैं लिख के देता हूं कि ये कैमरे फिर पहले की तरह खराब होंगे, जिस तरह हाईकोर्ट के कैमरे गायब हो गए। उन चौकों के कैमरे के उस टाइम खराब हो चुके होंगे, क्योंकि इस मुल्क में जब कायद मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस खराब हो गई तो कुछ भी खराब हो सकता है। ये बात यहां पर नहीं रुकती। अपने 18 मिनट के खिताब में जो जहां उनका माइक भी बंद हो जाता है, फिर वो एक माइक हाथ में पकड़कर भी खिताब करते हैं, जो आखिर के जुमले हैं वो दर्दनाक हैं, वो अफसोसनाक हैं, और ये खुली धमकी है। वो कहते हैं कि तुम्हें हमें मारकर सुकून मिलता है तो कहीं तुम्हें मारने से हमें सुकून ना मिले। सुनिए। इक्तिदार के लिए लोगों को, बच्चों को मार रहे हो और तुम्हें सुकून मिलेगा, और जिनको तुम इस्तेमाल कर रहे हो क्या उनको सुकून मिलेगा? और अगर तुम समझते हो कि तुम्हें इसमें सुकून मिल रहा है, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हें मारने में हमें सुकून मिलना शुरू हो जाए। फिर अगर तुम्हें मारने में हमें सुकून मिलना शुरू हो गया तो ये 25 करोड़ आवाम है। इस 25 करोड़ आवाम ने जब अपना सुकून को जुनून बना लिया तो उस जुनून का फिर मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो। यानी वो कह रहे हैं तुम्हें मारने से हमें सुकून ना मिले। ये खतरनाक धमकी है, और वो बार बार कह रहे हैं कि जनाब हम पुरअमन रहना चाहते हैं, लेकिन ये धमकी वाज़े तौर पर किसी तौर पर भी बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी। अब आइए इसका पूरा तज्जिया करते हैं और इस पूरी रिपोर्ट को सामने रखते हुए हम आपके सामने बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर का हमेशा से मिजाज रहा है कि वो इसी तरह की तकारीर करते हैं। वो हमेशा अपनी तकरीर में कहते हैं तुम्हारे बाप का थोड़ी है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन इस तकरीर के 3-4 बड़े अहम पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि इस वक्त खुद अली अमीन गंडापुर पर उनकी जमात, उनके पसंदीदा वीलॉगर्स, उनकी अपोजिशन, हुकूमत, सब की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर दोहरा गेम खेलते हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मिले हुए हैं और वो तहरीक इंसाफ के साथ भी मिले हुए हैं। मुझे एक बड़ा ही अच्छा शेर याद आ रहा है, और वो शेर जो है वो बहुत अहम है और इस मौके की मुनासबत से बहुत 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 ही ज़्यादा अहमियत रखता है। और ये शेर जो है वो बड़ा ही काम का है। कूफा मिजाजी तेरे अकीदे में है, कूफा मिजाजी तेरे अकीदे में, हमसे ही मोहब्बत हमसे ही अदावत। यानी कि आप बात समझिए, है कूफा मिजाजी तेरे अकीदे में, हमसे ही मोहब्बत हमसे ही अदावत। तो दर हकीकत यह है कि अब एक तरफ यह कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर कूफा मिजाजी करते हैं। कूफा मिजाजी मालूम है ना कि भाई बुलाओ लाओ और बाद में मुकर जाओ। यही कूफा मिजाजी थी ना। कूफे की मिजाज क्या था कि हजरत इमाम हुसैन को बुलाया गया और बाद में कहा गया जनाब अकेला छोड़ा गया। तो बात क्या थी कि है कूफा मिजाजी अकीदे में तेरे, है कूफा मिजाजी अकीदे में तेरे। और फिर अगला मिसरा बहुत है, हमसे ही मोहब्बत हमसे ही अदावत। यानी हमसे ही मोहब्बत हमसे ही अदावत कि दोनों तरफ के लोग ये इल्जाम आयद करते हैं कि जनाब ये करता क्या है, ये यहां पर कुछ बयान देता है, यहां कुछ बयान देता है, ये अली अमीन गंडापुर पर प्रेशर है ना। ये बात कही जा रही है ना सब जगह। कौन कहते हैं? खुद तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं, खुद हुकूमत के लोग ये कह रहे हैं, खुद इमरान खान के बहुत सारे करीबी लोग ये कह रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रेशर इनके ऊपर यह था कि जनाब लोग ये कह रहे थे कि है कूफा मिजाजी अकीदे में तेरे,
हमसे ही मोहब्बत, हमसे ही अदावत, हर बार बुलाया जाता है, ले जाया जाता है, हमसे कहा जाता है। एक तो दूसरे वाले कहते हैं, हमसे कहते हैं कि नहीं लेकर आऊँगा, फिर लेकर आ जाते हो। तो हर दोनों तरफ का ये इल्ज़ाम है ना। अब इल्ज़ाम में ज़ाहिर है आप किसी भी शख्स को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 10 बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन तमाम लोगों को हर बार तो आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मामला ये था कि उनके ऊपर इसका प्रेशर बहुत था। इस प्रेशर को तोड़ने के लिए, और इनको ये कहा जा रहा था कि ये तो कभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करता, अब उन्होंने एक ज़ोरदार तकरीर अपनी रिवायत के मुताबिक झाड़ दी। अब जब ये बोलते हैं तो ज़ाहिर है, जब बोलते हैं इंसान, जब ज़्यादा बोलता है तो कहीं ना कहीं वो फंस जाता है, और वो अक्सर ऐसी बात कर जाता है कि जो नाम इन्होंने दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने जिस तरह की सारी गुफ्तगू की वो तमाम का तमाम मतन ये जा रहा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट को रावला करे, ताकि उनका जो व्यूअर है, जो उनका जो वोटर है, जो उनका सपोर्टर है, वो एक बार फिर ये कहे कि हाँ देखो अली अमीन जो है वो डटा रहा है। लेकिन क्या वाकई में अली अमीन गंडापुर जो है डटे में, क्या वाकई में तहरीक इंसाफ कोई अगला 9 मई के साथ साथ 24 नवंबर का वाकया फिर कराना चाहती है? तो मैं आपसे कहूंगा नहीं। ये वो प्रेशर था जिसे उन्होंने रिलीज करने की कोशिश की है, और यही वो प्रेशर था कि जिसे उन्होंने आगे की तरफ बढ़ाया। अब जो वो बातें कर रहे हैं और जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, खुद तहरीक इंसाफ इस इल्ज़ाम को कि जनाब जो उनके लोग, उनके सपोर्टर्स कह रहे थे कि 200 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, उसे अब उन्हें 12 तक लाना पड़ा है, जबकि जो सरकारी वर्जन है, जो आज़ाद ज़राए कह रहे हैं, वो 5 के करीब कह रहे हैं। और आपको याद होगा कि ये बात मैंने 27 तारीख को अपने व्लॉग में कह दी थी, भाई मेरे पास 5 की रिपोर्ट है। आज सब लोग कह रहे हैं 5 5 5 5 5 5, जबकि मैं उस वक्त से कह रहा हूं। लेकिन एक भी जान जाए, जाहिर है इस पूरी तकरीर का मकसद और बात यह है अपने लोगों को, गुस्से को ठंडा करवाना, और पाकिस्तान के मुख्तदरा हलकों से लेकर इमरान खान तक को ये बावर करवाना कि जनाब ये क्या है। लेकिन इस तकरीर के जो नुकात हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है। ये तकरीर अब तक लाखों लोग देख चुके हैं, और इस तकरीर के आगे जो असरात निकलेंगे मैं नहीं समझता वो ठीक होंगे। ये बात इस तरीके से कभी ना पेश की जाए कि जनाब एक सूबा वफाक के ख़िलाफ़ जा रहा है और इसको इस तरीके से ना लिया जाए। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल अच्छी नहीं है। खुरम के अंदर मुसलसल लाशें गिर रही हैं। खुरम के अंदर तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी अमन मुआहिदा नहीं हो पाया है, और इस वक्त सन्नाटे का आलम है। अस्पताल भरे हुए हैं, और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की एक और बड़ा चेहरा जिसे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कहा जाता है, वो भी जद में है कि जिसके साथ एक बड़ी सपोर्ट का ऐलान भी किया जाता है। दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ भी ये रवैया रखती है और इन बातों को, इन हवाओं को तेज़ी के साथ चलाती है कि जनाब ये देखें सूबे के साथ ये मामला हो रहा है, हम भी बदला लेंगे, हम भी गोलियां लेंगे, ऐसी सूरत हाल में कोई भी एक फोर्स बन जाना और कोई भी एक कुव्वत बन जाना, अगर ये कदम उस तरफ बढ़ गया तो ख़ुद तहरीक इंसाफ के लिए भी नुकसानदेह होगा, और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत के लिए भी ये मुनासिब नहीं होगा। इस मामले को, सियासी बुनियादों पर अगर हल करने की कोशिश की जाए तो वो बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ के लोगों का इस वक्त 4100 के करीब जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो तमाम के तमाम इस वक्त पंजाब की जेलों के अंदर मौजूद हैं, जो कि इस 27 नवंबर वाले वाक़े से है। आज 27 नवंबर से लेकर 30 नवंबर हो चुकी है। आज हफ्ते का दिन है, और आज ये 2 दिन की गिरफ्तारी के बाद इनको आज रिमांड पर 5 दिन के दे दिया गया है। अगला संडे है, और अगले 5 दिन का मतलब है कि अगला पूरा हफ्ता ये लोग जेल में या थानों में रहेंगे। 10 दिन का प्रेशर 4500 के करीब घरों का, 4100 के करीब घरों का, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब के कुछ इलाकों से, इसमें ज़्यादातर लोग गरीब लोग हैं। इनका प्रेशर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कितना बर्दाश्त कर सकेगी, ये वो सवाल है कि, और जो वहाँ के जो लोग हैं वो बर्दाश्त कितना कर सकेंगे। 4000 घर का मतलब आप समझ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 4000 घर के लोग अगर वहाँ पर अरेस्ट हों तो खुद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर इस वक्त कितना प्रेशर होगा, खुद वफाक पर कितना प्रेशर होगा, और फिर इस सारी सूरत हाल में एक अगले कदम की धमकी देना, अगले कदम की तरफ बढ़ना, क्या वो मुनासिब होगा, नहीं होगा। ताहल अब तक इमरान खान साहब से इनकी किसी आला क़यादत की मुलाकात नहीं हो सकी जब तक मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। बराए मेहरबानी, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी से लेकर इस वक्त जो फ़िरका वाराना मामला से लेकर कौम दरसी के मामला से लेकर ये सियासी वर्जन से लेकर सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। मामले का हल पुरअमन मुज़ाकरात और बातचीत से ही हल होगा। लेकिन अगर किसी भी जानिब से अगर इंतहा पसंदाना रवैया अपनाया जाएगा, चाहे वो खुद पीटीआई की तरफ से हो या मुक़्तदरा कुव्वतों की तरफ से या मौजूदा हुकूमत की तरफ से हो, ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को खुश रखे, आबाद रखे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। अनीस मंसूरी को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।